हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 के फेज़ 12 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है आपका 20 जून 2024 को शिफ्ट 3 में हुआ था, ठीक है। और ये जो पेपर है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पर हुआ था और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको रेशियो बताए गए ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ और ए बी सी का आपको डी के साथ जो है एक साथ रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए का बी के साथ देखिए और यहाँ पर ये रेशियो जो है 8:13 आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 × 40 हो जाएगा और यहाँ पर 13 × 5 = 65 यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है 8:13। यहाँ पर करेंगे तो ये 20 दूनी का 40, 20 × 60 और यहाँ पर ये 38:65 दिखाई पड़ रहा है। ये 10 से डिवाइड है यानी कि 2:5 दिखाई पड़ रहा है। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको आंसर दिखाई पड़ गया। बाकी पूरा कैलकुलेट कैसे करना है ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, तो उस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कलाई घड़ी जो है 3000 में खरीदी गई और 3500 में बेची गई। लाभ प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना, तो डायरेक्ट देख लीजिए यहाँ पर 500 का प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ा, कितने पर 500 का प्रॉफिट है 3000 पर। और यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 3 एकम 3 हो गया। फिर यहाँ पर 2 बचा 36 का 18.66% जो है आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो गया। इसमें देखिए एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्यखंड का कोण आपको बताएगा 36 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 × में πr² होता है। तो थीटा की जगह तो हम 36 डिग्री रखेंगे और बट्टे के अंदर 360 डिग्री होता है, ठीक है। और इंटू में क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है, इंटू में r² होता है तो ये r² लिख दिया, बराबर एरिया आता है जो कि आपको यहाँ पर 88 बताएगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, r की वैल्यू आ जाएगी। तो 2200 के 88 हो गया और यहाँ पर जो है 36 ये 10 बार कट जाएगा, बट्टे के अंदर 70 बनेगा, 70 इधर भेज देंगे, r² बराबर कितना आ जाएगा 4 × में 70। जब आप दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो r बराबर 2√70 जो है ये आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर में जो है इस वृत्त की त्रिज्या आपके पास आ जाएगी। इसमें देखिए 8 मजदूर जो है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 24 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पर 8 मजदूर आपको बताए गए और प्रतिदिन ये 10 घंटे काम करते हैं और ये 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो ये टोटल वर्क होगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 मजदूर हैं, ये प्रतिदिन मान लेते हैं टी टाइम काम करते हैं, टाइम आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। और यहाँ पर 24 दिन आपको यहाँ पर दिनों की संख्या बताएगी, 24 दिन इंटू में 24 करेंगे तो ये भी सेम टोटल वर्क होगा और सेम टोटल वर्क होगा तो आपस में बराबर कर दीजिए और यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो जब आप यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 8 से इसको काटेंगे ये 24 3 बार कटेगा और 3 से यहाँ पर 16 18 कट जाएगा 6 बार। तो टी बराबर यहाँ पर 6 दूनी का 12 आपके पास यहाँ पर घंटे में जो है आपके पास टाइम आ जाएगा। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना है जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण आपको बताएगा 24 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज में जो है चारों भुजाएं बराबर होंगे और इसके जो है विकर्ण आपको पता है कि यहाँ पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर और बराबर बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इसके विकर्ण बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को जो है परपेंडिकुलर काटते हैं, एक तो ये यहाँ पर पॉइंट हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर एक दूसरे को आपस में काटेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एक दूसरे को ये बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। और यहाँ पर जो है आपको ये भुजा बताएगी, ये 13 सेंटीमीटर की है सभी, ठीक है, प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर के। और एक जो है आपको यहाँ पर इसका विकर्ण भी आपको बताएगा कितना 24 सेंटीमीटर है। तो ये आप मान लीजिए ये 24 सेंटीमीटर है ये वाला विकर्ण, तो यहाँ पर ये बराबर बराबर भागों में बंटेगा यानी कि 12 और 12 में बंट जाएगा। अब आप कोई भी एक ट्रायंगल उठा लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। तो आप अगर D1 की बात करें यानी कि एक विकर्ण तो आपको प्रश्न में बताया गया 24 सेंटीमीटर था, ठीक है, 12 + 12 कर दिया 24 सेंटीमीटर। D2 आप कैलकुलेट करें तो ये देखिए 5 + का 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, समचतुर्भुज का एरिया जो है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2 ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पर 1/2 और इंटू में D1 की जगह आप 24 रखेंगे और इंटू में जो है ये 10 रखेंगे, तो यहाँ पर जो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है आपके पास यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा।
एक त्रिभुज एबीसी के माध्य का आपको बताएगा एडी को बढ़ाया जाता है, एडी को बढ़ाया जाता है और उस पर एक लंब सी एफ डाला जाता है, बीई एडी के लंबवत है और यहाँ पर बी सी बताया गया और डी एफ भी आपको बताएगा। तो बीई की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो है ए बी और यहाँ पर ये सी ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें आपको यहाँ पर बताया गया कि ए डी जो है यहाँ पर एक माध्यिका आपको बताएगी, तो हमने यहाँ पर ए डी जो है एक माध्यिका खींच ली। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको बताया गया कि ए डी को यहाँ पर जो है आगे की ओर बढ़ाया जाता, तो हमने यहाँ पर ए डी को आगे की ओर बढ़ाया। और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न में बताया गया कि यहाँ पर सी एफ जो है एक आपको यहाँ पर बताया गया इस माध्यिका पर जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर खींचा गया, ठीक है। बढ़ाई गई माध्यिका पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से खींचा गया, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये भी बताया गया था प्रश्न में कि यहाँ पर जो है बीई जो है ये एडी पर परपेंडिकुलर है, बीई जो है ये भी एडी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 डिग्री पर यहाँ पर ये काटती है और ये सी एफ था। अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर दो कोण बराबर हो चुके, तो तीसरा कोण हमारे पास स्वतः ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी बताया गया था इस प्रश्न में, यहाँ पर जो है बी सी जो है टोटल 34 दे रखी थी। आपको पता है ए डी क्या है, माध्यिका, और माध्यिका बराबर बराबर भागों में बांटती है, बी सी को बराबर बराबर भागों में बांट देगी। तो यहाँ पर जो है ये 17 हो जाएगी और ये भी 17 हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर डी एफ आपको ये वाली भुजा 8 बताई गई है, तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगी क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो 8, 17 और 15 का ट्रिपलेट बनता है। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप इसमें देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पर 17 है और ये आपके पास 17 है। इसके अलावा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है। तो आप देख सकते हैं दो तो कोण बराबर है और उनके बीच की भुजा बराबर है, यानी कि ए सर्वांग क्षमता नियम से जो है आप यहाँ पर कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले समकोण त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। अब सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी और संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले कोण के सामने की भुजा 15 है, तो यहाँ पर जो है ये इसके बराबर था, तो यहाँ पर इसके सामने की भुजा ये भी 15 हो जाएगी और बीई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी थी, तो ये 15 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये वाला कोण जो है इसके सामने की भुजा ये बराबर है, ये इसके बराबर था तो इसके सामने की भुजा ये 8 थी, तो ये वाली 8 हो जाएगी। अगर ये पूछता डीई तो ये आपके पास यहाँ पर 8 हो जाती, ठीक है। अब इसमें देखें यहाँ पर 1250 की धनराशि जो है 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो पीआरटी डिवाइडेड बाय 100 का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो 1250 इंटू में 5.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई, तो 5.5 लिख लेते हैं और गुणा में टाइम 3 वर्ष का बताएगा, डिवाइड करेंगे 100 से। पीआरटी डिवाइडेड बाय 100 फॉर्मूला यूज़ किया है, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 0 आएगा, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 2500 के 100 हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा, 5 3 का 15 होगा, 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 75 और 7 82 हो जाएगा, बट्टे 4 करेंगे, 20 के 80 हो जाएगा, 6 के 24 हो जाएगा, 206.25 जो है ये आपको आंसर दिखाई पड़ेगा। इसमें देखिए आपको 2 बताएगा और इसका मान कैलकुलेट करना है। आपको पता है अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर क्या रख दें, 45 डिग्री रख दें, तो थीटा बराबर हम अगर यहाँ पर 45 डिग्री रख दें तो इसका मान 1 बन जाएगा और यहाँ पर जो है इसका मान भी 1 बन जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 बन रहा है। तो यहाँ पर भी थीटा बराबर 45 डिग्री रखें तो ये 1 की पावर 53 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 की पावर जो है 38 हो जाएगा। अब 1 की पावर कुछ भी कर लीजिए, 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 यानी कि बराबर 2 आपको आंसर दिखाई पड़ेगा। 12 संख्याओं का औसत आपको बताएगा 47, पहले 5 संख्याओं का औसत 45 है और यहाँ पर जो है अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत कैलकुलेट करके बताना। तो देखिए 12 संख्याओं का औसत आपको बताएगा 47 से पहली 5 हो गई और अगली 4 हो गई, टोटल 9 संख्या हो गई, यानी कि 3 संख्या आपके पास अभी भी बची हैं, 10वीं और यहाँ पर 11वीं और ये आपके पास यहाँ पर 12वीं। अगर ये तीनों संख्या हमारे पास 47 होती तो यहाँ पर जो है 3 × में 47 आपके पास इनका टोटल बनता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि अगली 5 संख्या, पहली 5 संख्या जो उनका औसत 45 है, तो एवरेज में देखिए यहाँ पर 2 की कमी हो रही है, यानी कि 2 की कमी हो रही है, तो वो 2 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है।
दो की कमी हो रही है क्योंकि इन सभी में से दो दो हमारे पास इनमें ऐड हो जाएगा। तो कितनी संख्या थी, 5 संख्या थी, तो 5 संख्याओं में से दो दो लेके इनमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगली जो 4 संख्या उनका एवरेज जो है 52 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 यूनिट से बढ़ रहा है। होना कितना चाहिए था, 47, लेकिन 52 हो रहा है, तो 5 यूनिट से बढ़ रहा है। यानी कि ये जो भी टोटल हमारे पास बनेगा उसमें से हम 5 निकालेंगे और कितनी संख्याओं में बांटना है, 4 संख्या में बांटना है, तो गुणा 4 कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो टोटल बनेगा 47 का 3 गुणा ये हो जाएगा हमारे पास 141, 5 दूनी का 10, 500 के 20 माइनस 10 करेंगे 131 हमारे पास ये टोटल बन रहा है। अब आगे आपको बताएगा कि 10वीं संख्या जो 11वीं संख्या से 10 कम है। अगर हम 11वीं संख्या को x मान लें तो 10वीं संख्या इससे 10 कम बताई गई है, तो यहाँ पर x माइनस का 10 ये हो जाएगी। अब आपको बताएगा कि यहाँ पर जो है 12वीं संख्या से 5 अधिक है, कौन, 10वीं संख्या। अब 10वीं संख्या 5 अधिक है तो यहाँ पर जो है 12वीं संख्या इससे 5 और कम रही होगी, तो x माइनस 10 में से अगर -5 करेंगे तो x माइनस का 15 आएगा, यानी कि ये x माइनस का 15 रही होगी। अब तीनों संख्याओं को अगर आप ऐड करते तो यहाँ पर 3x और ये माइनस का 25 बनेगा और ये इक्वल टू जो है 131 है। तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 3 का 15, 3 दूनी का 6, 52 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज कैलकुलेट करके बताना था। तो आप क्या करेंगे, 11वीं और 12वीं संख्या को ऐड करेंगे और इसमें आप 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज आ जाएगा। ये 52 रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर 104 माइनस का 15 होगा और बट्टे के अंदर 2 होगा। तो 15 जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 89 बच जाएगा और यहाँ पर जो है ये आपके पास 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 44.5 जो है ये एवरेज आ जाएगा। इसमें देखिए साइन ए प्लस कोस ए बराबर बताया गया, तो इसका मान कैलकुलेट करना है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और कुछ कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करेंगे तो इसमें आप टाइम बचा पाएंगे। टेन ए क्या होता है, साइन ए बट्टे कोस ए होता है। हालांकि मैं देखिए पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर ये कोस ए बट्टे के अंदर साइन ए इसका फॉर्मूला होता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर साइन स्क्वायर ए बनेगा, ये कोस स्क्वायर ए बनेगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो 1 बन जाएगा बट्टे के अंदर कोस ए और इनटू में ये साइन ए हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कोस ए इनटू में साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमें दिया गया है अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बनेगा और प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बनेगा, उसको मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और प्लस के अंदर 2 इंटू में साइन ए बनेगा और इंटू में ये कोस ए बनेगा और ये बराबर की साइड जो है 16/9 बनेगा। ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 2 साइन ए इंटू में कोस ए बराबर, अगर आप 16/9 में से -1 करेंगे, हालांकि आपको देखिए अलग से कैलकुलेट करना है, ये बार बार में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ऊपर आपके पास 7 बच गया, बट्टे के अंदर 9, 2 इधर बट्टे में आ जाएगा तो यहाँ पर साइन ए बट्टे में क्या इंटू में साइन ए इंटू में कोस ए बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 7/18 आ जाएगा। अब ये 7/18 जो वैल्यू आपके पास इसकी आई है साइन ए इंटू में कोस ए की, अगर आप यहाँ पर रखते हैं भाई बराबर की साइड 1 बट्टे ये 7/18, 18 ऊपर चला जाएगा तो 18/7 जो है ये आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उस अधिकतम त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताना है जिसे 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में उत्कीर्ण किया जा सकता है। अब देखिए हालांकि यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए कि वृत्त का व्यास जो है इसकी चौड़ाई के बराबर होगा, तो इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या 6 हो जाएगी, तो यहाँ पर 36 पाई जो है ये आपके पास यहाँ पर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। भाई आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एक आयत दिया गया और यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर बताई गई है। लंबाई आपको यहाँ पर बताई गई 18 है और चौड़ाई आपको बताई गई 12 है। जब हम इसमें एक वृत्त उत्कीर्णित करें, ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये वृत्त इस तरह से बनेगा, इससे बड़ा हम वृत्त बना ही नहीं सकते, इससे बड़ा इसके अंदर हम वृत्त बना ही नहीं सकते। और इसका व्यास जो है ये आपको पता है कि इसकी चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 12 होगा और ये 12 होगा और ये 12 होगा, तो इसकी त्रिज्या जो है ये हमारे पास 6 हो जाएगी। अब त्रिज्या 6 हो जाएगी तो इसका क्षेत्रफल जो है पाई r स्क्वायर करके कैलकुलेट करते हैं। पाई की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे नहीं, r की वैल्यू यहाँ पर 6 रखेंगे, तो ये 36 पाई जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर पाई दिया गया। अब इसमें देखिए आपको समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा इसका कर्ण हो सकता है। देखिए आप यहाँ पर अगर आपको ये पता है ट्रिपलेट, तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ेगा। बट यहाँ पर देखिए नहीं भी पता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ पर x² जो है
एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर इसमें से देखिए इसमें प्लस एक हो रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से माइनस एक हो रहा है, यानी कि ये तो बड़ा नहीं हो सकता। आपको पता है क्योंकि कर्ण जो होता है, हाइपोटेनस होता है, जो होता है वो आपके पास समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर अभी तो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा ये है, ठीक है। अब हमें कंपेयर कराना है 2x और इसमें कौन सी बड़ी भुजा है। तो 2x हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ले लेते हैं। जब हम यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पर जो है ये 1 बन जाएगा, ठीक है। कौन बढ़ाया, ये वाला बढ़ाया। अभी हम x बराबर 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं तो यहाँ पर ये 2 बन जाएगा और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये भी 2 बन जाएगा, यानी कि अभी बराबर बन रहा है, ठीक है। अब x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर जो है ये 4 बनेगा, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 प्लस का 1 5 बन रहा है। अब इस तरह से आप रखते जाएंगे तो यहाँ पर बड़ा आपके पास यही आएगा और सबसे बड़ी भुजा आपको पता है हाइपोटेनस होती है, तो इस तरह से आंसर टिक कर सकते हैं। और दूसरा मेथड इसका ये हो जाएगा, आपको पता है समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के, तो यहाँ पर ये होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दें और इसमें हम कर दें प्लस का 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये बराबर हाइपोटेनस आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पर जो है ये अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का 4x स्क्वायर बनेगा। तो जब आप इसको सोल्व करें तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर देखिए x की पावर 4 प्लस 1 और ये प्लस का 2x स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पर जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हाइपोटेनस आ चुका है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है तो यहाँ पर हाइपोटेनस आपके पास ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर यदि उस आयताकार मैदान के अर्ध परिधि और क्षेत्रफल आपको क्रमशः बताए गए जिसकी लंबाई x और चौड़ाई आपको y बताई गई, तो इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, x प्लस वाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में 2 गुना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप के अर्ध परिधि की बात हो रही है तो आप इसका आधा करेंगे, यानी कि 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बराबर आपको यहाँ पर 12 बताया गया, यानी कि 12 आना चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो हमारे पास 12 आ चुकी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है आपको बताई गया इसका क्षेत्रफल बताया गया, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई, तो x इंटू में y बराबर कितना 28 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ठीक है। और इंटू में एक बार कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसमें प्लस का एक्स वाई। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, यही आपके पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। एक्स इंटू में वाई की वैल्यू तो हमारे पास है 28, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, तो ये इस साइड बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy और ये बराबर 144 हो जाएगा। जबकि एक्स वाई की वैल्यू तो 28 आपको प्रश्न में बताएगी, 28 यहाँ पर रखते हैं तो 28 दूनी का 56, इधर माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 44 गया और 12 और जाएगा 88 बच गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 88 है, इसकी वैल्यू 28 है, 28 इसमें से माइनस करेंगे इंटू में ये आप यहाँ पर 88 रखेंगे और प्लस का यहाँ पर 28 करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये 60 बच जाएगा और यहाँ पर जो है ये 116 हो जाएगा। तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 11 छिक्के 66 और 3 69 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आंसर हो गया। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 5 13 और 13 और 5 18 जो है ये संख्या 9 से डिवाइड और आपको विभाज्य बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। अगर ये नहीं होता 9 से विभाज्य तो हमें आगे भी चेक करना पड़ता। एक चुनाव में जो केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि टोटल 100% मान लेते हैं मत थे, ठीक है। अब इसमें से 12% ने अपना मत नहीं डाला, तो यहाँ पर जो है 12% ने मत नहीं डाला तो 88% ने मत डाला होगा, ठीक है। यानी कि इतने वोट यहाँ पर डले होंगे। अब विजय उम्मीदवार ने जो है कुल मतों का 60% प्राप्त करके जो है विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया। तो यहाँ पर देखिए जो उम्मीदवार यहाँ पर विजय हो रहा है, जीत रहा है, उसने कुल मतों का 60% यानी कि 60 प्राप्त कर दिया। तो इसमें से यहाँ पर इसने जो है विनर, जो जीतने वाला उम्मीदवार है विनर जो है उसने 60% मत प्राप्त कर लिया, ठीक है। जो हारने वाला उम्मीदवार है लूजर जो है उसके लिए कितने बचे भाई, टोटल 100 थे, उसमें से 12% तो मत डले नहीं थे, तो यहाँ पर इसमें से जो 88 बचे थे उसमें से 60% विनर ने प्राप्त कर लिए
तो अब ये जो 28 बचे हैं, 28 यूनिट जो बचे हैं वो लूजर ने बराबर गए। और यहाँ पर देख लीजिए ये हार कितने से रहा है भाई, 32 यूनिट वोटों से हार रहा है, जबकि आपको प्रश्न में बताया गया कि 1200 मतों से हराया जा रहा है। तो 32 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो टोटल वोट यानी कि आपने 100 जो मान रखे थे, टोटल वोट 100 यूनिट जो मान रखे थे, इनकी संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो ये भी 100 ना होकर 100 को गुणा कर देंगे 1200/32 से। तो यहाँ पर जो है 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 8 से काटेंगे तो ये 150 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 5 125, और ये 25 और 12 ये 37 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। यानी कि कुल मतों की संख्या ये थी। इसमें देखिए यदि एक 9 अंकों की संख्या जो है 72 से विभाजित, तो यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करके बताना। देखिए मैंने आपको 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है, उससे आपको y का मान 4 डायरेक्ट दिखाई पड़ना। देखिए संख्या 9 और 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तीसरा अंक आप यहाँ पर चेक करेंगे सम है या विषम। अगर सम होता तो आप लास्ट के 2 अंक डायरेक्ट चेक कर देते, 8 से डिवाइड होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर विषम है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 8 और y को यहाँ पर उठाएंगे और इसमें प्लस का 4 कराएंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कि ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर 88 बन जाता है तो यहाँ पर जो 8 से विभाज्य हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए अगर आप y का मान 4 रखते हैं तो ये 88 बनता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 1 रखें, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ये 8 से डिवाइड होगी नहीं, आप चेक कर सकते हैं। और ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए, y का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान 4 हो चुका है, तो x का मान क्या होना चाहिए, संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 4 12 और 7 19, 19 में से यहाँ पर 18 चला गया, 1 बचा, 8 1 9 कट जाएगा, बचा क्या 3 और x बचा। तो ये 3 प्लस का x ये 9 से डिवाइड हो, इसके लिए x का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो x का मान हमारे पास 6 आया, y का मान 4 आया, तो यहाँ पर रख दीजिए 6 इंटू में 6 प्लस 7 इंटू में 4, तो 36 प्लस का 28 करेंगे, यानी कि 64 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक ट्रक पहले घंटे में जो है 75 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 33 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो ट्रक की औसत चाल एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 75 प्लस का 33 करेंगे तो 108 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर की जा रही है। 2 घंटे का टाइम आपको बताया गया, तो 54 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाएगी। रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है, यदि उसकी आय जो है 30% बढ़ती है और उसका व्यय 20% बढ़ता है, तो रमेश की बचत में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ये फॉर्मूला होता है। इनकम अगर हम 100 यूनिट के मान ले तो 30% इसने खर्च कर दिया, यहाँ पर 60% उसने खर्च कर दिया, तो यहाँ पर 60 यूनिट उसका वे हो गया, तो 40% जो है वो आपके पास सेविंग बची हुई है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है इनकम में 20% का इंक्रीमेंट, यहाँ पर 30% का इंक्रीमेंट किया जाता है, ये आपको बताया गया। और एक्सपेंडिचर जो है उसमें 20% का इंक्रीमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर सेविंग में जो है मान लेते हैं x% का इंक्रीमेंट किया जाता है। तो आपको कैलकुलेट करना है सेविंग में कितने % का, यानी कि x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन 10 से डिवाइड है तो 0 काट दिया, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे। गुणा कराएंगे तो ये 300 हो जाएगा, ये बराबर की साइड 120 हो जाएगा, और ये प्लस का 4x हो जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर 120 इधर माइनस करेंगे, 180 हो गया। x बराबर यहाँ पर 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 45% जो है आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो गया। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में जो है बी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है ये 15 दिन में कर सकता है, और यहाँ पर बी जो है ये आपको बताएगा 30 दिन में कर सकता है। जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे 30 यूनिट ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 दूनी का 30, 2 इसकी एफिशिएंसी 30 से कम 30, यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। आपसे प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला गया कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो 3 दिन बाद ए छोड़कर काम चला जाता है, यानी कि 3 दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया, इसके बाद ए छोड़ के चला गया। अब बचा कौन, बी बचा, और बी मान लेते ये टी टाइम में जो है शेष कार्य को कंप्लीट करता है, और कंप्लीट कार्य 30 यूनिट का, तो बराबर 30 यूनिट जो है ये होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 2 रखेंगे, बी की 1 रखेंगे, तो यहाँ पर ये टी हो जाएगा, और ये 3 3 का 9 हो जाएगा, बराबर इधर माइनस करेंगे तो ये 21 दिन जो है
यहाँ पर बी को लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करके आपको बताना। देखिए इसमें अगर आप देखिए इसको कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तो हो सकता है आपको टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर ये इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पर 0.4 इंटू में 0.7 आएगा। अब यहाँ पर आपको पता है देखिए इसमें 0.7 है और यहाँ पर 0.7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 0.7 बचेगा और ये 0.4 बचेगा। तो इसको देखिए आप या तो ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन बढ़ा सकते हैं इसमें, इस ब्रैकेट के अंदर पहले गुणा कराइए और उसके बाद जो कॉमन आपको दिखाई पड़े वहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 0.7 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह तो हमारे पास 0.7 बचेगा क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी पावर 2 है, और प्लस के अंदर हमारे पास ये 0.4 बचेगा क्योंकि इसके साथ में 0.7 जो आएगा वो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो प्लस में 0.4 बच गया। और प्लस यहाँ पर देखिए ये अगर इसके साथ गुणा होगा तो ये 0.2 इंटू में 0.7 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0.2 और यहाँ पर इसमें 0.2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो जब 0.2 हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए ये तो 0.7 बचेगा और यहाँ पर ये 0.4 बचेगा, तो 0.7 प्लस का 0.4 और इतना करते आपको आंसर दिखाई पड़ गया। अब यहाँ पर आंसर आपको देखिए दिखाई पड़ गया कैसे, यहाँ पर देखिए बट्टे में हमारे पास 0.7 था प्लस 0.4, हालांकि मैं देखिए पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए अगर आप ऊपर से ये वाले ब्रैकेट कॉमन लेकर काट दें तो यहाँ पर 0.7 प्लस 0.9 बचा, सॉरी 0.7 प्लस 0.2 बचा, तो ये 0.9 आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान सा प्रश्न था। इसमें देखिए पी क्यू किसी वृत्त का व्यास है, पी एस एक सिवाय, और यदि आपको बताया गया पी क्यू 82 सेंटीमीटर है और पी एस 80 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से पी एस की दूरी आपको कैलकुलेट करके बताने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। इसमें जो है आपको एक बताया गया है व्यास, ठीक है, और व्यास इसका आपको यहाँ पर बताया गया पी क्यू है, और इसकी जो है आपको यहाँ पर एक सिवा बताई गई है पी एस, ठीक है। अब पी एस आपको एक जीवा बताई गई, जीवा की लंबाई आपको यहाँ पर बताई गई यहाँ पर 80 सेंटीमीटर और व्यास आपको बताया गया 82 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपको पता 41 हो जाएगी, और यहाँ पर जो हम इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं अगर जीवा पर, तो ये इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटता और दो बराबर बराबर भागों में बांटता, इसका मतलब ये 40 और 40 में बंट जाती। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 41 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 40 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल ले लेंगे। 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो केंद्र से लंबवत दूरी आ जाएगी उस जीवा की। तो अंडररूट के अंदर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इंटू में 81 बनेगा, और 1 इंटू में 81 बना तो हमारे पास यहाँ पर 9 आंसर जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ गया। इसमें देखिए यहाँ पर 150 मीटर की दौड़ में जो है यदि आर को 5 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है तो वह एस को 35 मीटर से हरा देगा। यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में जो है 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती और मीटर है, तो यहाँ पर जो है कौन कितने मीटर से दौड़ जीत जाएगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है 150 मीटर की टोटल रेस थी, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। भाई यहाँ पर ये आपको 150 मीटर की रेस बताई गई, ठीक है। अब यहाँ पर यह अंतिम बिंदु 150 मीटर पर है। अब वहीं पर आपको ये बताया गया कि आर को 5 मीटर की बढ़त दे दी गई, यानी कि आर जो है ये 5 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करता है यहाँ से। तो आर के लिए यहाँ पर दूरी जो है वो कितनी बची है, 145 मीटर की बची है। अब ये 145 मीटर मान लेते हैं टी टाइम में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये दौड़ना शुरू करता है कौन, एस, और एस जो है 35 मीटर से दौड़ हार जाता है, यानी कि टोटल रेस कंप्लीट होने से 35 मीटर पहले ये दौड़ हार चुका है। अब यहाँ पर ये 35 मीटर ये पीछे रहा होगा, यानी कि इसने जो है यहाँ पर 115 मीटर की रेस कंप्लीट की होगी, 115 मीटर की ये दूरी कंप्लीट की होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों की दूरी आ चुकी है। अब यहाँ पर हम ये लिख लेंगे आर, और ये एस के लिए जो है डिस्टेंस में रेशियो जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 145 अनुपात 115, ठीक है। और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस में रेशियो है 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 29 आ जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। तो स्पीड में रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टी टाइम में जो है ये यहाँ पर अंतिम बिंदु पर पहुँच जा रहा है आर, और एस जो है यहाँ पर ये टी टाइम में ही उसी टाइम में जो है यहाँ पर पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पर टाइम तो कांस्टेंट है ना, तो टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस में जो रेशियो होगा वही आपके पास स्पीड में रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 29:23 आपके पास स्पीड में रेशियो होगा। अब दूसरी कंडीशन पर हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसी तरह से इसमें आपको बोला गया है कि एस जो है 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है एस को, ठीक है। तो यहाँ पर एस जो है 100 मीटर ना दौड़कर
25 कम यानी कि 75 मीटर दौड़ रहा है। आर हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए आर का हमें यहाँ पर बताया नहीं गया कि आर कितने मीटर दौड़ रहा है, तो ये हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स मीटर दौड़ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस में रेशियो हो गया, जबकि स्पीड में रेशियो आपको बताया गया, ये हमने कैलकुलेट किया कितना 29:23, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम अगर हम कैलकुलेट करें, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम क्या होता है, टाइम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 75 बटे हम क्या करेंगे 29 करेंगे और 1 सेकेंड। यहाँ पर स्पीड में रेशियो जो है मैंने यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, ये जो है यहाँ पर जो है ये गलत लिख दिया मैंने, एस मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, तो यहाँ पर ये 23 पहले आएगा और यहाँ पर जो है ये बाद में आएगा 29, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम टाइम अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो 75 बटे में 23 हो जाएगा और यहाँ पर बराबर की साइड x बटे 29 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो ये 75 इंटू में 29 आ जाएगा और बटे के अंदर जो है ये 23 आ जाएगा। जब आप ऊपर 29 की गुणा कराते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 29 पंचे 145 हासिल 14 और 29 सत्ते 203 हो जाएगा और यहाँ पर 14 217 हो जाएगा और बटे के अंदर 23 हो जाएगा। 23 पंचे 115, 23 सिक्के 138 और 23 सत्ते 161 और यहाँ पर 23 अट्ठे 184 और 23 नमा 207 हो जाएगा। बच गया 10, उतारेंगे 5 105, 2300 के बाण में 4 बार ही जाएगा पॉइंट और बचा यहाँ पर 13 बचाना और यहाँ पर दशमलव लगा के एक 0 उतार लेंगे और 23 पंचे 115 5 बार चला गया, बचा यहाँ पर 15 और फिर 0 उतारेंगे तो 23 पंचे 115, 23 छिके 138 और 23 सत्ते 161 ज़्यादा चला जाएगा तो 23 छिके 138 यानी कि 6 बार चला गया। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x की वैल्यू हमारे पास 94.56 आई है। यानी कि यहाँ पर जो है r जो है, यहाँ पर ये r जो है वो कितना दौड़ रहा है, r यहाँ पर जो है 94.56 मीटर ही दौड़ रहा है। यानी कि कितना कम दौड़ रहा है, इसको दौड़ना कितना चाहिए था, क्योंकि इसको कोई बढ़त नहीं मिली थी, यानी कि इसको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी चाहिए थी, तो ये कम कितना दौड़ा, यानी कि 94.56 इसमें से माइनस करें तो ये जो है आपको यहाँ पर 5.44 मीटर जो है कम दिखाई पड़ गया। यानी कि इतने मीटर से कौन हार गया, आर हार गया, तो यहाँ पर एस जीत जाएगा और एस जीत जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपसे पूछा गया कि कौन जीत जाएगा, तो यहाँ पर आर हार गया तो इतने मीटर से, तो यहाँ पर एस जीत जाएगा और एस जीत जाएगा कितने मीटर से, इतने मीटर से 5.44 से। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है x रुपए की खरीद पर अधिकतम छूट देगी, तो यहाँ पर आपको अधिकतम छूट कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखें तो 25% और 15% के 2 क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट आपको बताया गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 25 प्लस का 15 करेंगे और माइनस कर देंगे 25 इंटू में 15 बटे 100, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये 40% माइनस समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो हम कैलकुलेशन कर देंगे। अगर हम यहाँ पर दूसरे में देखें तो दूसरे में तो यहाँ पर 20% आपको डिस्काउंट बताया गया, तो यहाँ पर तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम तीसरी स्कीम की अगर बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 वस्तुएं मुफ्त दी जा रही हैं, तो जो वस्तुएं मुफ्त दी जा रही हैं उसको हम ऊपर रखेंगे। बट्टे में टोटल वस्तुएं कितनी हो रही हैं, 3 और 2 5 हो रही हैं, तो 5 को हम बट्टे में रखेंगे, गुणा 100 करेंगे, तो ये जो है 20 पंचे 100 40% आपके पास ये दिखाई पड़ गया। इसके बाद चौथी स्कीम की अगर हम बात करें तो चौथी स्कीम में 3 वस्तुएं मुफ्त दी जा रही है, टोटल वस्तुएं 10 हो गई, गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पर जो है 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सबसे मैक्सिमम छूट किस में होगी भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो ये तो आपके पास यहाँ पर 40% से कम होगी, तो 40% ये सबसे अधिक स्कीम है और ये स्कीम 3 से आई है आपके पास छूट, ठीक है। तो स्कीम 3 जो है इसमें सबसे अधिकतम छूट दी जा रही है। रेयान ने जो है 56,000 में एक लैपटॉप और 22,000 में एक स्कैनर कंप्रेटर खरीदा। उसने लैपटॉप को 20% लाभ पर और स्कैनर कंप्रेटर को जो है 15% लाभ पर बेच दिया। उसके लाभ प्रतिशत की गणना आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 56,000 में जो लैपटॉप खरीदा था उस पर इसने 20% का प्रॉफिट किया, तो इसका 20% कैलकुलेट कर लिया। प्लस में जो 22,000 में यहाँ पर इसने जो है इसके अंदर कम प्रिंटर जो ख़रीदा था उस पर 15% का प्रॉफिट किया था, तो इसका 15% कैलकुलेट कर लिया। इनको हमने ऐड करा दिया तो यहाँ पर जो है टोटल प्रॉफिट आ जाएगा ये 112 आगे 2 0 प्लस 15 दूनी 30 ये 33 और ये 0,
यानी कि इनको ऐड कराएंगे तो ये हमारे पास 14,500 ये टोटल बन रहा है। तो 14,500 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, टोटल आपके पास यहाँ पर राशि कितनी थी उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये 78,000 थी, तो 78,000 पर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, गुणा 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर 3 से ये 2 से डिवाइड करें तो 2 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 9 3 18 हो जाएगा। 2 से इसमें डिवाइड करें तो ये 725 आएगा। अब यहाँ पर ये 725/39 आया, आप डिवाइड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर आंसर दिखाई पड़ जाना चाहिए। देखिए बट्टे में 37 आ रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते क्योंकि 39 आना चाहिए था बट्टे में। दूसरी चीज़, अंश में हमें जो है न्यूमरेटर में जो है हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 मिलना चाहिए था। तो 9 दूनी का 18, 3 21, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देखिए व्यंजक को सरल करके बताना है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो आपको ये डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा होगा। ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर a³ - b³ का लिखा हुआ है, ये बराबर क्या होता है, a - b होता है, और यहाँ पर जो है a² प्लस का ab और प्लस का b² होता है। अब यहाँ पर जो है a की जगह आपको 0.3 दिखाई पड़ रहा है और b की जगह 0.2। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप 0.3 का क्यूब करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये बराबर a³ - b³ क्या होगा, और 0.2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जो है 0.027 माइनस 0.008, तो यहाँ पर ये आपके पास जो है 019 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25%। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।